हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब एवं विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो परासरण दाब क्या होता है पहले जान लिया जाए। जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को, जिसमें एक विलयन जिसकी सांद्रता कम है तनु होगा और दूसरा विलयन जिसकी सांद्रता ज़्यादा है वो सांद्र होगा, उनको अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है। तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, अथवा विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से हो करके विलयन की ओर गमन करते हैं। तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। और इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली पर जो दाब उत्पन्न होता है उसको परासरण दाब कहते हैं। इसके बाद हमको संबंध बताना है परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में। तो इसके लिए हमको वान हाफ समीकरण पढ़ना पड़ेगा। वान हाफ समीकरण में विलेय के मोलर द्रव्यमान और परासरण दाब के संबंध को बताया गया है। तो आइए देखते हैं। तो परासरण दाब मैंने बता दिया है। अब हमको बात करनी है परासरण दाब एवं विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। और ये संबंध हमको कैसे पता चलेगा? एक समीकरण है जिसको हम कहते हैं वांट हाफ समीकरण। वांट हाफ समीकरण। तो इस समीकरण में क्या बताया गया है? बायल वांट हाफ का नियम लिया गया है और चार्ल्स वांट हाफ का नियम लिया गया है। आइए देखते हैं। बायल वांट हाफ के नियमानुसार क्या होगा? बायल वांट हाफ के नियमानुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है? स्थिर ताप पर क्या होगा? स्थिर ताप पर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती C। ये समीकरण होगा आपका एक। और इसके बाद दूसरा है चार्ल्स वांट हाफ। तो चार्ल्स वांट हाफ के नियमानुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है? स्थिर सांद्रण पर, स्थिर सांद्रण पर परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती T। और ये समीकरण होगा आपका 2। तो समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, P समानुपाती CT, या इसको हम लिख सकते हैं P बराबर CRT, जहाँ R विलयन स्थिरांक है। अब चूंकि C बराबर N/V होता है, अतः P बराबर N/VRT, या N बराबर क्या होगा, चूंकि N बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m, अतः PV को इसके साथ लाएंगे तो PV बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m RT। यही हमारा संबंध है, जहाँ पे P परासरण दाब है, V विलयन का आयतन लीटर में है, W विलेय का मात्रा है, द्रव्यमान है, और स्मॉल m विलेय का मोलर द्रव्यमान है, R विलयन स्थिरांक है, T ताप है। तो हम लिखेंगे, अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व जिनके बाहर के 2 कोश अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ध्यान दीजिए। बाहर के 2 कोश अपूर्ण होते हैं तो बाहरी कोश को हम क्या कहेंगे, n, और उसके पहले वाले कोश को कहेंगे n-1। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1d। बाहर से दूसरे कोश अर्थात n-1 के d उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर के 10 तक, और जो बाहरी कोश होगा अर्थात ns, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, n-1d 1 to 10, ns 1 to 10, 1 to 2 यानी 1 से 2, और d में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इनके गुण की बात करते हैं। तो गुण क्या होते हैं, पहला गुण, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश अर्थात सबसे बाहर वाला कोश, उसके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा बाहर से दूसरा कोश अर्थात n-1 में d उपकोश के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, लेकिन जिंक और कैडमियम को छोड़ करके। इसके अलावा इनका दूसरा गुण, ये सभी धातु होते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला गुण इसका है, इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, इसका कारण क्या है कि इनका जो n-1d उपकोश होता है उसमें प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।